हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे ज्योग्राफी की क्लास में। और आज हम लोग एक नए कॉन्टिनेंट के साथ मुलाकात हो रही हमारी और आपकी। और उम्मीद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हमने जो भेजा था क्लासेस, वो आपको समझ में आया होगा और जो आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला वो बेहतर मिला हुआ है। लेकिन एक बात है कि जो इतनी जल्दी आप सब घबरा जाते हैं कि सब पुरानी क्लास है, नई क्लास नहीं भेज रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक बार किसी भी चीज को, सेंटेंस को किसी के लिए कहने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। अगर मैं वो क्लास पढ़ाता भी तो उससे 21 नहीं पढ़ाता और ना ही उससे 19 पढ़ाता। जितना उसमें पढ़ाया गया था उतने ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपका हर बैच में पढ़ाना होता है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है जहां से इतने ही क्वेश्चंस बनते ही हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा अपने इस पर थोड़ा सा ना संयम रखा करिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस पर थोड़ा सा संयम रहे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है। दूसरी बात की जो बहुत तेजी है आप लोग के अंदर की, सर जल्दी खत्म करा दीजिए, तो परेशान मत होइए, बहुत जल्दी खत्म कराने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है। और तीसरी बात कि टेस्ट का आंसर की इसलिए मैंने नहीं भेजा क्योंकि अगर मैं कहूं तो मुश्किल से मात्र 8 लोगों या 9 लोगों का ही यह आया रिस्पॉन्स की सर हमने टेस्ट दिया है, टेस्ट का क्वेश्चन अच्छा था। और बाकी लोग तो भाई बहुत बिजी पर्सन है तो उन लोग का कुछ पूछना नहीं है, काफी अर्जेंट कामों में लगे हुए वो लोग। पहले वो काम कर ले लोग, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ाई लिखाई तो कभी भी हो सकती है, कोई टेंशन थोड़ी है। पढ़ाई लिखाई से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम्स हैं, तो वो सारी चीजें भी आराम से हो सकती हैं। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हम आप लोग को कहते कहते थक चुके हैं कि ये है वो है, ऐसे वैसे है। एक बात जान लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक इन 4 महीने में कोई ना कोई आपका एग्जाम होना तय है। जो बीईओ का दे रहे हैं उनका भी एग्जाम होगा, जो पीसीएस का फॉर्म डाले हैं वो भी, जो आईएएस का फॉर्म डाले हैं वो भी, और जो आरओ का जो 2016 वाला जो पेपर रद्द हुआ है वो भी होगा इस बार। तो सारे एग्जाम्स होने तय हैं। अब आपको अपनी देखनी होगी क्षमता कि आप कितना बेहतर तैयार कर पाते हैं और क्या आपका रिस्पांस होता है। नौकरी पाना चाहते हैं या फिर नहीं पाना चाहते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपको की मर्जी है, बड़े हैं, समझदार हैं। अब मुझे बच्चे थोड़ी हैं कि मुझे बार बार उन चीजों पर समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये चीजें हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग की क्या स्ट्रेटेजी होगा पढ़ने का। हमने आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट किया था पढ़ाना, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोगों ने सबसे फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था इसी को पढ़ना। और इस वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? तो एक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया। नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ हम लोगों ने साउथ अमेरिका भी कवर कर लिया है, साउथ अमेरिका कवर कर लिया। साउथ अमेरिका के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट कर लिया। और अफ्रीका के बाद लास्ट टाइम अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। यानी आप लोगों ने 5 कॉन्टिनेंट आराम से क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। और उसमें जिसमें से अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको बताते रहा हूं और आज भी एक बात कह देना चाहता हूं कि सातों कॉन्टिनेंट, साथ अंटार्कटिका तो पढ़ना होता नहीं है लेकिन उसके में कोई पढ़ना नहीं है, हल्का सा बता देंगे उसके बारे में। 6 कॉन्टिनेंट मुख्य रूप से हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कितने कॉन्टिनेंट? 6 कॉन्टिनेंट हमें मुख्य रूप से क्या करने होते हैं? पढ़ने होते हैं। 6 कॉन्टिनेंट ही हमें मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। इस 6 कॉन्टिनेंट में से अगर आपने इन चारों कॉन्टिनेंटों को अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से क्या कर लिया? पढ़ लिया। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर इन कॉन्टिनेंटों के आपने बहुत अच्छे से स्टडी प्लस अगर आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया, टेस्ट सॉल्व कर लिया, तो मान के चलिएगा आपके इस चारों कॉन्टिनेंट से ही हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो जाइए, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं चारों महाद्वीपों से पूछे गए हैं। कहोगे सर पूछने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से कंटेंट आपको क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। और आज जो हम लोग जिस कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने वाले हैं उस कॉन्टिनेंट का नाम आप सब तो पहले से जानते होंगे। उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या होता है गाइज? एशिया कॉन्टिनेंट होता है।
कौन सा कॉन्टिनेंट होता है? एशिया कॉन्टिनेंट होता है। कौन सा होता है भैया? एशिया कॉन्टिनेंट होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया पढ़ाओ सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। मैं कहता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। क्योंकि गाइस यहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इसको एक फॉर्म पर पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने पढ़ने का इस बार आप लोग के बैच में अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा। अगर एशिया कॉन्टिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से कंटेंट एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। यहां से वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, और वन लाइनर प्रश्नों में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ध्यान समझना, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या पढ़ लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें सामान्य परिचय जान लेंगे। अब सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है? सामान्य परिचय का मतलब होता है कि इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी मिलनी चाहिए, तो सामान्य परिचय पर पढ़ लेंगे। सामान्य परिचय पर जो अगला यहाँ से मिलता है वो हमें क्या पढ़ना होगा? पर्वत पढ़ना होगा। पर्वत के साथ साथ क्या पढ़ना होगा? पठार पढ़ना होगा। फिर इसमें क्या पढ़ना होगा? नदियां पढ़नी होंगी। क्या पढ़ना होगा? नदियां। नदियों के साथ साथ क्या पढ़ना होगा गाइस? झील पढ़ना पड़ेगा। यही जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पर पढ़ना होगा। लेकिन मैं आपको क्या अलग पढ़ाऊंगा वो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम लोग सामान्य परिचय हो गया, पर्वत पठार हो गया, नदियां झील हो गया। अगला लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा सागर को भी डिस्कशन करेंगे, सागर पढ़ लेंगे। सागर के साथ साथ देखा जाएगा इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे? मरुस्थल पढ़ लेंगे। यहाँ से बहुत सारे मरुस्थल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल पढ़ लेंगे। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट पढ़ लेंगे, यानी जल संधि पढ़ लेंगे। जल संधि के साथ साथ गाइस और क्या हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें? तो और हम लोग पढ़ेंगे लैंड लॉक कंट्री भी आता है, तो पढ़ लेंगे लैंड लॉक कंट्री, COUNTRY कंट्री। अब देखो इतने ही टॉपिक अगर एशिया के पर्पस से देखा जाए तो आपको इतने ही टॉपिकों को क्या करना होगा? तैयार करना होगा। आपका एशिया तैयार हो गया। लेकिन जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, इधर 2019 और 2020 में देखा गया है एशिया कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में, कि जब भी किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं तो अब इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है। इनसे क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है। अब ये क्वेश्चंस एशिया से कहां से उठाता है? तो वो उठाता है विशेष देश से उठाता है। कहां से उठाता है भैया? विशेष देश से उठाता है। यानी एशिया में स्थित जो कुछ महत्वपूर्ण देश है, जो अपने व्यापार के लिए, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए और जो अपनी प्राकृतिक खासियत के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, तो अब उनसे क्वेश्चंस बनाना, एशिया कॉन्टिनेंट के पार्टिकुलर कंट्री से क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। क्योंकि वो कह रहा है बच्चों से कि भाई आप ये ऑलरेडी जान चुके हो, अब आपको देश के बारे में जानकारी दो कि किस देश से होता है, किस देश की क्या विशेषता है, वह देश कहां पर स्थित है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं गाइस। तो उस पर आपको पकड़ क्या करनी होगी? बहुत बेहतर पकड़ बनानी होगी और बहुत अच्छे से आपको क्या करना होगा? काम करना होगा, ताकि हम लोग एक बेहतर अवधारणाओं के आधार पर समझे। ठीक है, चल इसको नोट मत करिए, अभी आपको मैं आगे यहाँ पे क्लियर कराऊंगा सारी चीजों को। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस नाम की कोई चीज होती है, उस पेशेंस को बनाए रखिए, दमदारी से पढ़िए, पर एक बार बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा। आज मैप के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आज थ्योरेटिकल बेसिक चीजों को बताना है, तो आज थ्योरेटिकल चीजों को ही बताऊंगा, कल से मैपिंग आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। आज हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं गाइस? एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा हम लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, एशिया कॉन्टिनेंट। दमदारी से पढ़िए यार, बहुत टेंशन, तब फिर बुरा पता है क्या लगता है? जब टेस्ट चिल्लाते हो, टेस्ट नहीं देते हो, तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ बहुत तकलीफ होती है, क्या रात भर बैठ के इतने बढ़िया प्रश्न बनाओ इन लोगों के लिए और इन लोग लापरवाही करते हैं। फिर कोई बात नहीं, चलिए आइए एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ बातों को देखते हैं। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकलेगा? अगर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देखें इसको,
अगर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसके आधार पर गाइस, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए एशिया को, तो क्षेत्रफल के आधार पे कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट, बहुत ध्यान समझिएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बहुत प्यार से, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा कहलाता है, एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है। किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर, अगर देखा जाए कि भैया बता दो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका कौन सा रैंक आता है, तब याद रखिएगा तभी फर्स्ट रैंक आता है। यानी जनसंख्या के आधार पर भी एशिया का कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान आता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर आता है, पहला स्थान आता है जनसंख्या के आधार पर भी, और क्षेत्रफल के आधार पर भी इसका सबसे पहला स्थान माना जाता है एशिया का। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत व्यवस्थित रूप से चीजों को लेकर चलना है, घबराइएगा। ठीक है, चलो अगर पूछा जाए एक अगला क्वेश्चन, चलो कि सर आपने दो क्वेश्चन तो डिफाइन कर दिए बहुत अच्छे से, सर तीसरा क्वेश्चन बता दो। जी बिल्कुल, पूछा जाए किस, इसका विस्तार कहां पर है, क्या पूछा जाएगा, इसका विस्तार कहां पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका विस्तार बताओ, इसका विस्तार पृथ्वी पर कहां देखने को मिलता है, तो गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है यूं ऐसे करके, इसको क्या कहा जाता है, जीरो अंश यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है। और आप सबको पता होगा कि भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करने का काम करती है, आप सबको इतना पता होगा। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है गाइस, आपको पता होगा। और ये वाला जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। बात एकदम क्लियर हो गई। और यहीं पर जो आता है, यहीं पर आपका आता है कौन सा, एशिया आता है। कौन सा आता है गाइस, एशिया कॉन्टिनेंट आता है। कौन सा आता है गाइस, एशिया कॉन्टिनेंट आता है। तो कभी भी पूछा जाए कि एशिया किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमेशा कहिएगा कि एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया, उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार देखा जाता है। कभी भी पूछे कि अक्षांश रेखा की दृष्टि से या भूमध्य रेखा के आधार पर एशिया का विस्तार पृथ्वी की किस दिशा में देखने को मिलता है, तो उत्तर दिशा कह सकते हो, या किस गोलार्ध में, तो आप उत्तरी गोलार्ध का नाम बहुत आराम से ले सकते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगला देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंस है। अगला देखा जाए किसका पार्ट माना जाता है, यानी किसका भाग है, किस खंड का, किस खंड का ये भाग माना जाता है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा किसका हिस्सा माना जाता है, तो अंगारा लैंड। दो चीजें थी हमारे पास, पेंजिया था, पेंजिया टूटा, एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड बना। फिर अंगारा लैंड टूटा तो कई पार्ट्स, 3 पार्ट्स में टूटा और नीचे 4 पार्ट्स में हुआ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसका हिस्सा माना जाता है, तो याद रखिएगा क्या है ना, अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा होता है गाइस, अंगारा लैंड को, अंगारा लैंड का ही हिस्सा एशिया माना जाता है। बात यहां तक एकदम क्लियर है। कभी भी पूछा जाए कि किसका हिस्सा माना जाता है, एशिया किसका हिस्सा है, तो अंगारा लैंड का है। ये एग्जाम्स में इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किसका हिस्सा माना जाता है, तो हिस्सा में याद रखिएगा अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। डाउट क्लियर है। वहीं अगर हम लोग देखें तो टोटल देख लेते हैं, टोटल TOTL, टोटल कंट्री कितने हैं, COUNTRY, टोटल कंट्री कितने आते हैं, तो याद रखिएगा गाइस जो टोटल कंट्री हैं इसमें किन्हीं किताबों में, जैसे आपको बताया था जब हम यूरोप पढ़ा रहे थे, तो यूरोप में 2-3 चीजें मैंने आपको समझाया था कि जैसे रूस हो गया, रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार दोनों कॉन्टिनेंटों में देखा जाता है, बता रखा था मैंने, बताया था आपको बिल्कुल। उसके बाद आपको तुर्की बताया था, तुर्की का भी विस्तार आपको यूरोप प्लस एशिया दोनों देशों में मिलता है।
जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सब बताया था ना, इनका विस्तार एशिया और इस तरह से यूरोप में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे देश जिनका विस्तार 2 महाद्वीपों में देखने को मिलता है, अगर उन देशों को छोड़ दिया जाए, ध्यान सुनना, अगर उन देशों को छोड़ दिया जाए तो हमारे एशिया के जो मुख्य देश होते हैं वो कितने होते हैं? 48 होते हैं। किताबों में अलग अलग रूप से दिया गया है, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, 48 होते हैं। इस 48 में 2 चीजों को देखना होगा, 2 चीजों को सबसे पहला देखना होगा। अगर हम देखें तो इसमें चाइना ले लेते हैं, चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चाइना के साथ साथ क्या ले लेते हैं? मालदीव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मालदीव्स ले लेंगे, ठीक है, मालदीव्स। ये 2 हमारे जो है 2 देश काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से इनको समझना होगा। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना आपको पता है चाइना काफी समय प्रॉब्लम्स में चल रहा है, भारत के साथ काफी विवाद भी चल रहा है। तो हो सकता है कि जो करंट वाला मामला हुआ है लद्दाख का जो एलएसी का जो मामला है, चीन और एलएसी भारत का जो विवाद है, वो भी मैं आपको इस टॉपिक के जरिए समझाऊंगा। नेपाल का जो कालीपतन वाला जो हुआ है, कालीपतन का जो मामला हुआ है, वो भी मैं आपको इसी टॉपिक में समझाऊंगा, एशिया कॉन्टिनेंट में समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, इसमें भारत शामिल है। तो हम लोग यहाँ से पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे कि भारत किन के साथ अपने विवाद को लेकर आगे चल रहा है, किन के साथ सीमा साझा कर रहा है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से हमारे एशिया में कौन कौन से सम्मेलन होते हैं, सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास अगर हम बता दें, आपकी एशिया कॉन्टिनेंट की क्लास कम से कम इसको खत्म करने में मुझे 8th क्लास लगेगी। तो तेजी मत करिएगा, बहुत जल्दी है तो बोलो 4 क्लास में सिर्फ आपको पर्वत पहाड़ी नदियां पढ़ाकर ही खत्म कर देते हैं, आपका काम समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इतनी सही रजामंदी है तो बोलिएगा, वो भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक चाइना है और दूसरा क्या है गाइस? मालदीव्स है, ठीक है। चाइना हो गया और मालदीव हो गया। चाइना को लेकर देखा जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो चाइना को कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री कही जाती है, ठीक है। क्या है ये? जो है लार्जेस्ट कंट्री, COUNTRY, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, यानी यह एशिया की क्या है? सबसे बड़ी कंट्री के रूप में जानी जाती है। वहीं अगर मालदीव को देखा जाए तो कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट, क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, यानी एशिया की सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आपको मैं यहां से 2 चीजें को बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि अगर हम श्रीलंका लें तो मालदीव, आप सबको पता है कि मालदीव श्रीलंका अगर पूछा जाए कि मालदीव किस महासागर से बिलोंग करता है, तब सीधे सीधे कह सकते हो कि किससे बिलोंग करता है? हिंद महासागर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है भैया? हिंद महासागर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। श्रीलंका से जो इसकी दूरी है, श्रीलंका से जो इसकी दूरी है वो 963 किलोमीटर है, सॉरी 983 किलोमीटर दूर है। यानी श्रीलंका से कितनी दूरी पर मालदीव स्थित है? 983 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। वहीं अगर भारत देखा जाए कि भारत, या ब्रैकेट में कह रहे हैं भारत में क्या पर लक्षद्वीप से अगर देखा जाए कि लक्षद्वीप से कितने किलोमीटर की दूरी पर आता है, तो याद रखिएगा 793 किलोमीटर की दूरी पर आता है। कितना से? 793 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कौन सा? हमारा मालदीव। तो ये एक रेशियो छोटा सा रहा जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेट्स है। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि कितने दूरी पर है, क्या है, याद रखिएगा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, ये भी एक बात जान लीजिए, यह एक तरह का क्या है? द्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। द्वीपीय देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? द्वीपीय देश के रूप में इसको जाना जाता है मालदीव को। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सॉलिड तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मालदीव कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। किस तरह का देश है? एक आइलैंड कंट्री के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका से कितनी दूरी पर है? 983 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत यानी लक्षद्वीप से 793 किलोमीटर की दूरी पर हमारा मालदीव आता है। बोलो यहाँ तक का कंटेंट एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर? चल करेंगे। अगला देखा जाए, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट में हम क्या लेते हैं? अगला पॉइंट में अगर हम लेंगे तो देखेंगे इन नॉर्थ में, यानी इसके उत्तर में किसका विस्तार है? इस कॉन्टिनेंट के। कल मैप पर पूरी चीजों को समझाऊंगा। इन नॉर्थ में देखा जाएगा। अगला क्या होगा? अगला इन साउथ में, यानी इसके दक्षिण में किसका विस्तार है? अगला क्या होगा?
इन ईस्ट में, ईस्ट में किसका विस्तार है, वहीं देखा जाए इन वेस्ट में यानी इसके पश्चिम में किसका विस्तार पाया जाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है एशिया कॉन्टिनेंट के। सिंपल सी बात है, देखते हैं अगर एशिया कॉन्टिनेंट के इन नॉर्थ में देखा जाए, आप मैप ले लो, अपना मैप निकाल लो, तो इस मैप में कह सकते हैं, देखो ऊपर आर्कटिक ओशियन लिखा होगा, यानी एशिया के उत्तर में किस महासागर का विस्तार पाया जाता है, आर्कटिक ओशियन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में किसका विस्तार पाया जाता है, आर्कटिक ओशियन का। मैपिंग कराऊंगा कल से, आज एक प्रोफार्मा बता दे रहा हूँ, आज एक सिंपल सी क्लास होगी ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, तो कल से इसकी मैपिंग करा दूंगा। तो इन नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन का है। इन साउथ में देखा जाए तो इन साउथ में कह सकते हैं कि इन साउथ में इसका जो होता है वो होता है इंडियन ओशियन होता है। कौन सा होता है गाइस, इंडियन ओशियन होता है। इन ईस्ट में देखा जाए तो कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन होता है, पैसिफिक ओशियन। क्या होता है गाइस, पैसिफिक ओशियन का विस्तार पाया जाता है। लेकिन इन वेस्ट में यानी पश्चिम में आगे तब दिक्कत होती है। पश्चिम में इसका जिसका विस्तार है वो कौन सा, EUROPE, यूरोप का विस्तार है, और यूरोप से विस्तार है। और यूरोप के जो कुछ हैं, यूराल पर्वत हो गया, जैसे यूराल पर्वत हो गया, ब्लैक सी हो गया, VLC के ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी के बाद कैस्पियन सी हो गया। क्या हो गया गाइस, कैस्पियन सी हो गया। ठीक है, या कह लें कि रेड सी हो गया। ये जितने भी आप देख रहे हो इन्हीं से, यूराल पर्वत के द्वारा, काला सागर के द्वारा, कैस्पियन सागर के द्वारा या लाल सागर के द्वारा, इन सभी सागरों के द्वारा, बहुत प्यार से समझिएगा, इन सभी सागरों के द्वारा क्या करता है, एशिया EUROP, एशिया यूरोप से अलग होता है। यूरोप से क्या होता है गाइस, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, अलग होता है। ये पॉइंट्स भी आप क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि एशिया यूरोप से, सॉरी गाइस जुकाम काफी है मेरे को। इन वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट का विस्तार है। मैं आपको यूरोप पढ़ाया था तो बताया था आपको, और यूराल पर्वत भी पता रखा था, ब्लैक सी भी पता होगा, कैस्पियन सी भी और रेड सी भी, तीनों सब पता होंगे। और यही एशिया क्या करता है, एशिया जो है यूरोप से अलग होता है इन्हीं के द्वारा, मतलब यूराल पर्वत के द्वारा, ब्लैक सी के द्वारा, कैस्पियन सी के द्वारा और रेड सी के द्वारा क्या होता है, अलग हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सेक्शन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से भी कुछ रेखाएं गुजरती हैं, कुछ लाइंस गुजरते हैं। ठीक है, तो उन रेखाओं के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रेखाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी रेखा किस देश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग लाइंस पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले लाइन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले चीजों में हम लोग आर्कटिक लाइन पढ़ने वाले हैं। आर्कटिक लाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आर्कटिक लाइन देखा जाए, 66.5 अंश पर इसको निर्धारित किया गया है, इतना पता होना चाहिए। आर्कटिक लाइन जो है वो हमारे एशिया के किस देश से होकर गुजरता है, आर्कटिक लाइन, तो मात्र एक ही देश है, और वह देश कौन सा कहलाता है गाइस, रशिया कहलाता है। रशिया से होकर आर्कटिक लाइन हमारी क्या करती है, गुजरती है, यानी क्रॉस करती है। वहीं आर्कटिक लाइन के बाद अगर देखा जाए अगला लाइन कौन सा आता है, तो कैंसर आता है। कौन सा आता है भैया, कैंसर लाइन आता है। और कैंसर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, कर्क रेखा कहा जाता है। तो अब ये जानना होगा कि कैंसर लाइन का मतलब कि कैंसर लाइन कहां से जाती है, तो इसको भी जरा सा देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात है, तो एक हो जाएगा सऊदी अरब, पहली बात तो सऊदी अरबिया हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरबिया हो जाएगा। कल इसकी मैपिंग कराएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज बस एक प्रोफार्मा के रूप में समझा रहा हूँ, कल आपको मैपिंग कराऊंगा। सऊदी अरबिया हो जाएगा। ठीक है, यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमीरात, सॉरी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है सऊदी अरब, यूएई। उसके बाद होता है ओमान। क्या हो जाता है गाइस, ओमान हो जाता है। ओमान लिख लीजिएगा। आपको पता है इंडिया से भी ये लाइन जाती है, तो हम लोग अगला क्या लिख लेंगे, इंडिया लिख लेंगे, इंडिया हो जाएगा। इंडिया के बाद गाइस अगर अगला देश जो आता है वो होता है बांग्लादेश। क्या होता है गाइस, बांग्लादेश होता है, तो हम लोग इसमें बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लेंगे। बांग्लादेश के बाद गाइस जानते हो क्या होता है, म्यांमार होता है, तो हम लोग यहाँ पर
म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेंगे। म्यांमार के बाद जानते हो दोस्त क्या होता है, वियतनाम होता है। वियतनाम क्या होता है गाइस, वियतनाम होता है। स्पेलिंग देख लें, गलत ना हो जाए स्पेलिंग। वियतनाम होता है, ठीक है, VIE वियतनाम होता है। क्या होता है, वियतनाम। वियतनाम के बाद क्या होता है गाइस, चाइना। क्या होता है, चाइना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ताइवान होता है, ठीक है, ताइवान होता है। यानी इतने देशों से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। सऊदी अरब, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम। सॉरी याद रखिए, एक चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पर मिटा के दोबारा कर देते हैं। म्यांमार के बाद पहले चाइना आएगा, म्यांमार के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, चाइना, और चाइना के बाद क्या आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट्स थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आपको, ठीक है। तो इतने देशों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, अगर पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो भूमध्य रेखा से क्या, सबसे पहले आ जाएगा मालदीव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा। मालदीव के बाद आता है सुमात्रा, सुमात्रा, सुमात्रा। क्या हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा। सुमात्रा के बाद बोर्नियो हो जाता है। क्या होता है गाइस, बोर्नियो, BUR, बोर्नियो हो जाता है। बोर्नियो के बाद सुलावेसी, सुलावेशी हो जाता है। यानी इतने देशों से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा क्या करती है, गुजरती है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। क्या क्या बताया एक बार देख लेते हैं। हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाया, एशिया में क्षेत्रफल डिस्कशन कर दिया, जनसंख्या आपको बता दिया गया, विस्तार आपको बता दिया गया, क्लियर है। उसके बाद हमने विस्तार में बताया था कि एशिया उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में आता है, खंड अंगारा लैंड, टोटल कंट्री, ये सारी चीजें इसको प्रोफार्मा के रूप में समझाया, ये सारी की सारी चीजें बताया, और इसको मैंने कवर कराने की आपको भली भांति कोशिश की। अब जो ये तो मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से समझना। पूरा का पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेष देश के बारे में। किसके बारे में, विशेष देश के बारे में। विशेष देश, उधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं, विशेष देश के बारे में। और यही टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इस बार आप लोगों को मेरी क्लास में नया मिलेगा। इससे पहले मैंने इस तरीके की कभी पढ़ाया नहीं है, बस नॉर्मल सी चीजों को, एशिया जैसे चीजों को पढ़ाया है। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूं कि चाइना को अलग से पढ़ाऊं, नेपाल को अलग से पढ़ाऊं, इस तरीके से पढ़ाने का मेरा मन है। तो सोच रहा हूं जिसमें हम लोग किन किन देशों के बारे में जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के ले लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा, पाकिस्तान की भूमिका क्या है। पाकिस्तान हो गया, अगला क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। नेपाल के बारे में जानेंगे क्योंकि भारत से लगता है। नेपाल के बाद भूटान हो गया, भूटान के बारे में भी लगेंगे। मतलब ऐसे देश जो भारत से बिलोंग करते हैं उन सभी देशों को हमें पढ़ना होगा। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद अगला क्या हो जाएगा भैया, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश देख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार देश के बारे में हम लोग भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, जानेंगे। बात समझ आ गया। म्यांमार को भी जान लेंगे क्योंकि म्यांमार की नदियां वदियां बहुत सारे देश के क्षेत्र को पूछा जाता है, तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चाइना को पढ़ेंगे, चाइना इंपॉर्टेंट है। चाइना के बाद हम लोग श्रीलंका को पढ़ेंगे, श्रीलंका भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जापान आता है। क्या आता है, जापान। जापान के बाद मलेशिया, मलेशिया पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यानी इतने देशों को हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब सोचो, आप कभी भी आप किसी की भी वीडियो ओपन करके देख लो, आपको कोई इतना डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं है। और ये भी बता देता हूं कि अब आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पर्वत पठार से कम क्वेश्चंस बनेंगे, बल्कि जैसे जापान को ही ले लेते हैं। चलो जापान को ही ले लेते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। जापान अपने टॉयज के लिए फेमस है, इसका औद्योगिक क्षेत्र क्या है,
इसका औद्योगिक क्षेत्र पूछ लेता है, औद्योगिक क्षेत्र पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर द्वीपों का क्या पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें इन देशों को पढ़कर बहुत सारी जानकारियां हम लोग को प्राप्त हो सकती हैं, जो हम लोगों के जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी क्लास एक छोटी सी ही क्लास थी, जो हम लोग इसमें बस बेसिक चीजों को समझे हैं कि कैसे पढ़ना है। मेन फोकस हमें इसी पर करना है। जो हमारा मेन फोकस है वो इन्हीं देशों को पढ़ना है बहुत बारीकी से और एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझकर क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा उतावलापन में कम रहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स ना आपका वेट नहीं करेंगे, वो अपने टाइम पर एग्जाम होकर रहेगा और इस समय वही लड़का निकलेगा जो लगन तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहा होगा। ठीक है, इन सभी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। हो गया आप लोगों का? चल, बहुत बढ़िया। यहां तक पूरी चीजों को कवर कर लीजिएगा। बाकी आपसे हमारी क्लास फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी को।